हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए आज से ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो ज्योग्राफी का डिटेल एनालिसिस नहीं होगा। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो जिन लोगों को भी डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो चाहिए वो लोग कोई और वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। होता क्या है कि हम लोग डिटेल एनालिसिस तो बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिवाइज करता है उतना उसका एग्ज़ाम में स्कोर आने का चांस होता है। ठीक है, तो बार बार डिटेल एनालिसिस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़िए, थोड़ा रफ्तार में पढ़िए, अभी भी समय है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो लंबा चैप्टर है, पूरा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही लंबा है क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ देखना होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम लोग अभी हमको पता तो नहीं है कितना वीडियो लगेगा, लेकिन कोशिश करना है कि 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए ज्योग्राफी का। कोशिश तो यही है, लेकिन देखते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है वह यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी जो है वह यूनानी भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा, यूनानी भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से बना है। जियो पृथ्वी, ग्राफी वर्णन से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको आपको ज़रूर याद रखना है। जिस तरह की यूनानी भाषा, ठीक है, जिसको हम राउंड करके हाईलाइट करेंगे उसको ज़रूर याद रखिएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप नोट भी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आते हैं तो यहाँ पर खगोल विज्ञान। ठीक है, तो खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ठीक है, तो यह सब इसमें कुछ भी याद रखने का नहीं है। तारा देखते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। आपको पता है, जिसके पास अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश हो वह तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारों का जीवन काल जो होता है वह बहुत ही लंबा होता है और बहुत सारी अवस्थाओं से वह गुजरता है। ठीक है, तो हम लोग युवावस्था होता है, फिर मतलब पहले छोटा होता है, मतलब जिस तरीके से इंसान का अवस्था होता है कि वह पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, मतलब युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो तारों में भी इस तरह का जीवन काल होता है। आगे देखते हैं, तारे बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। तारा क्या होता है? सबसे पहले विरल गैस का गोला होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घना बादल सा छा जाता है, जिसे निहारिका, नेबुला कहते हैं। तो याद रखिएगा, नेबुला किसे कहते हैं? जब वही विरल गैस, तारा जो होता है उसका वही विरल गैस जब वह पास आ जाता है, सारा संकेंद्रित हो जाता है, ठीक है, एक जगह पास आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। आगे देखते हैं, जब इन नेबुला में संलयन विधि किसको कहते हैं? फ्यूजन। ठीक है, तो ये संलयन विधि याद रखिएगा। संलयन विधि से के द्वारा दहन की क्रिया आरंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। ठीक है, तो तारा कब बनता है? तारा बनता है जब उसमें संलयन विधि होने लगता है। संलयन विधि किसको कहते हैं? 2 हाइड्रोजन मिलकर फिर हीलियम बनता है। ठीक है, आपको पता है जो हम लोग सूरज के मामले में पढ़ते हैं कि सन में भी क्या होता है? हाइड्रोजन मिलकर उसके बाद हीलियम में परिवर्तित होता है। तो तब वह क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तारों का रूप वह कब लेता है? जब वही नेबुला जो रहता है वह संलयन विधि के द्वारा दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें दहन होगा। ठीक है, दहन मतलब होता है जलना, तो वह तारों का रूप ले लेता है। ठीक है, मतलब उसमें चमक आने लगता है। आगे देखते हैं, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तो हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम में होता है। तो ये आपको पता ही है कि ठीक है, तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। याद रखिएगा, तारों में ईंधन जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, तारों का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो होता है वह उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि नीला व सफ़ेद रंग जो होगा, नीला व सफ़ेद रंग तब होता है जब वह छोटा होता है। ठीक है, नारंगी रंग प्रौढ़ युवावस्था में होता है। ठीक है, नारंगी रंग जो होता है
वह प्रौढ़ युवावस्था में होता है, जबकि लाल रंग तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, हम आपको बता दे रहे हैं। नीला व सफ़ेद रंग तब होता है जब वह छोटा होता है, मतलब जब वह शुरुआती फेज में होता है। नारंगी रंग जो होता है, नारंगी रंग जो होता है वह प्रौढ़ अवस्था में, यानी जब वह युवा अवस्था में जाता है। और लाल रंग कब होता है? लाल रंग तब होता है जब वह एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है, एकदम अंत में, रेड शिफ्ट यानी बहुत बड़ा हो जाता है उस समय। और उस समय उसका जो तापमान रहता है वह 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह प्रौढ़ अवस्था का नहीं है। हाँ, तो लाल रंग जब हो जाता है तो इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले नीला व सफ़ेद रंग होता है, फिर नारंगी, फिर लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। पहले जब छोटा होता है तो वह नीला व सफ़ेद रंग, उसके बाद बड़ा थोड़ा युवा अवस्था में पहुंचता है तो नारंगी, और उसके बाद फिर जब और एकदम बूढ़ा अवस्था में पहुंच जाता है तो वह लाल रंग में हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लाल दानव रेड जाइंट। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाता है, जब तारा या सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। तो जब तारा क्या होता है, ईंधन समाप्त होने लगता है उसका, ठीक है। तो जब उसका ईंधन समाप्त होने लगेगा तब वह क्या हो जाएगा, वह दानव का रूप लेने लगता है, लाल दानव का, ठीक है। और उस लाल दानव में होता क्या है, उसका आकार बढ़ने लगता है, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते, अब यहाँ पर दो केस है, बढ़ते बढ़ते वह कोई थोड़ा कम बड़ा हुआ, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक है। तो यदि लाल दानव का द्रव्यमान कितना हुआ, जो सूर्य होता है, सूर्य का 1.44 गुना छोटा होता है, मतलब 1.44 गुना से अगर वह छोटा होता है, यानी सूर्य मान लीजिए 1 है, तो उसका जो लाल दानव का द्रव्यमान है वह 1.44 गुना से अगर वह छोटा है तो वह कैसा होगा, वह श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। श्वेत वामन बनेगा, याद रखिएगा। 44 गुना से अगर छोटा है सूर्य के द्रव्यमान से तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, याद रखिएगा, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। ज़रूर से याद रखिएगा, जो फैक्ट्स हम आपको राउंड करके बता रहे हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। श्वेत वामन को ही व्हाइट ड्वार्फ यानी कि जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में चमकता है, ठीक है। तो वह तारा जो है अंतिम अवस्था, या श्वेत वामन जो है अंतिम अवस्था है, और उसमें वह उसी तरीके से श्वेत वामन के तरीके से ही चमकता रहता है, ठीक है। और जब वह श्वेत वामन का भी पूरा मतलब वह चमकना छोड़ देता है तो क्या बन जाता है, काला वामन बन जाता है, ठीक है। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। तो यह जो छोटा छोटा तारा है उसके कहानी में यही होता है, ठीक है। ऐसा तारा जो कि लाल दाना बन के सूरज का 1.44 गुना से कम रहता है, ठीक है। तो वह क्या बनता है, वह श्वेत वामन बन जाता है, और वह श्वेत वामन के रूप में अंतिम अवस्था में चमकता रहता है। श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है। जब उस श्वेत वामन से भी उस चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन बन जाता है, और काला वामन जो होता है वह इसी तरीके से फिर तारों का अंत हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में, ठीक है। एक केस ऐसा था जिसमें कि जो तारा था वह लाल दानव में बना, और वह 1.44 गुना से, यानी सूरज के 1.44 गुना से छोटा था, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि वह सूरज के 1.44 गुना से बड़ा है, ठीक है। तो वह बड़ा है, ठीक है। तो जब बड़ा रहेगा तो वह क्या बनेगा, वह श्वेत वामन, जब छोटा था तो श्वेत वामन बना था, लेकिन जब बड़ा होगा तो क्या होगा, वह अभिनव तारा बनेगा, ठीक है। अभिनव तारा क्या होता है, इसको सुपरनोवा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, अब सुपरनोवा में होता क्या है, इसमें कार्बन जैसा जो हल्का पदार्थ है, आप जानते हैं कि कार्बन बहुत ही हल्का पदार्थ होता है, तो कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, ठीक है। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं। चलिए, तो केस दूसरा क्या है कि अगर सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हुआ तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा, और अभिनव तारा को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा में होता क्या है कि कार्बन जैसा जो हल्का पदार्थ है वह क्या होता है, कार्बन जैसा हल्का पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है,
जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। ठीक है, विस्फोटक तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप लेता है। तो जब वह विस्फोट होता है तो उसके बाद 3 तरह का तारा बनता है। ठीक है, किस किस तरह का? न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। पहला है न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद एक पल्सर बनता है और क्वेसर बनता है। ठीक है, तो जब अभिनव तारा टूटता है, मतलब उसमें जब विस्फोट होता है, तो वह 3 प्रकार से बदल जाता है। ठीक है, 3 रूप में। न्यूट्रॉन तारा पहला हो जाता है, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, दूसरा होता है, पहला न्यूट्रॉन तारा बनता है। ठीक है, दूसरा आगे हम पढ़ाएंगे आपको, पल्सर बनता है, और उसके बाद क्वेसर बनता है। ठीक है, बाद नहीं बनता है, मतलब अभिनव तारा टूटने से ही यह तीनों बनता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, पल्सर और क्वेसर क्या होता है। ठीक है, तो विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व तो उच्च होता है और आकार छोटा हो जाता है। तो घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होता है और आकार छोटा होता है। ठीक है, घनत्व उच्च और आकार छोटा होता है। इसमें इसका घनत्व उच्च बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन के सभी अंश न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हो जाते हैं। मतलब जितना इसमें न्यूट्रॉन तारा में होता क्या है, जितना भी सारा न्यूट्रॉन है वह सब एक जगह पर संगठित हो जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पल्सर क्या होता है? ठीक है, यहीं से पल्सर बाइक का भी नाम लिया गया है। तो पल्सर क्या होता है? यह तारा चमकता और बूझता रहता है। इसे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। तो यह सबसे पहले तो यह तारा चमकता बूझता रहता है। ठीक है, यह उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकालती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो यह 3 बात आपको याद रखना है। पहला, यह चमकता बूझता रहता है, उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकालता है, और तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यह समझ गए हम लोग कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है वह विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा में घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा होता है। ठीक है, घनत्व उच्च होता है, आकार छोटा होता है। क्यों घनत्व उच्च होता है? क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रॉन एक जगह पर संगठित हो जाते हैं। पल्सर में क्या होता है? तारा चमकता और बूझता रहता है। ठीक है, और इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेसर 3 अवस्था बताए थे कि अभिनव तारा फूटने के बाद, यानी उसमें ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, 3 तारों में बदलता है, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेसर क्या होता है। ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता उच्च होती है। तो क्वेसर क्या है? अंतिम अवस्था है, और यह क्या होता है? चुंबकीय क्षमता इसकी उच्च होती है। इसकी चुंबकीय क्षमता जो होती है वह अति उच्च होती है। चलिए, तो यह हम लोग तीनों चीज़ पढ़ लिए कि एक अभिनव तारा है। अभिनव तारा टूटने के बाद क्या बन जाता है? अभिनव तारा टूटने के बाद न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर बनता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन बहुत ही उच्च घनत्व वाला और बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, आकार उसका छोटा होता है। न्यूट्रॉन का घनत्व उच्च इसलिए होता है क्योंकि सारा न्यूट्रॉन जो होता है वह एक जगह पर संगठित हो जाता है। उसके बाद पल्सर आता है। पल्सर क्या होता है? उसमें पल्सर में वह चमकता बूझता रहता है, और उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेसर में क्या होता है। क्वेसर में होता है, यह अंतिम अवस्था होती है किसी भी तारे की, और इसमें चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल जैसे कोई आकाशगंगा है। आप लोग आगे हम समझाएंगे कि आकाशगंगा क्या होता है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आकाशगंगा जो होता है उसके बीच के भाग को ब्लैक होल कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें लिखा भी है कि ब्लैक होल जो होता है वह कृष्ण बीवर भी कहते हैं इसको। इसका घनत्व अति उच्च होता है, यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसने की थी खोज। ठीक है, चंद्रशेखर ने की थी। जरूर याद रखिएगा कि इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल कौन बनता है? जो तारा सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुने से बड़ा होता है, मतलब उसके 3 गुने से। मान लीजिए अगर सूरज 1 है तो वह अगर 3 से ज़्यादा होगा, यानी 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, तो वह तारा जो होगा वह ब्लैक होल बनता है। ठीक है, ब्लैक होल का घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें प्रकाश भी गुजरने नहीं देता है। ठीक है,
कहते हैं कि ब्लैक होल का 1 चम्मच जो मिट्टी होता है वह 1 हाथी के बराबर होता है या 10 हाथी के बराबर होता है, ठीक है। खैर ये सब आपको बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये सब याद नहीं रखना है। तो आगे देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है, जो सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा होता है, 3 गुने से बड़ा होता है, वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। तो बेसिकली ब्लैक होल होता क्या है, तारों की अंतिम अवस्था होती है, ठीक है। मतलब किसी भी आकाश गंगा के, जैसे मान लीजिए कि यह आपका आकाश गंगा है, ठीक है। तो जब कोई तारा युवा मतलब कि एकदम छोटा होगा, बच्चा होगा, ठीक है, तो वह यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर। जब वह थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, और धीरे धीरे वह बीच में ब्लैक होल में, जब वह बूढ़ा होने लगेगा तो बीच में ब्लैक होल में चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है उसमें क्या होता है, ईंधन कम होते जाता है, ठीक है, और वह मतलब उसमें ऊर्जा कम हो जाता है, और ऊर्जा कम हो जाने के कारण वह ब्लैक होल जो होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसमें घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और ब्लैक होल अपनी जगह अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो यह मान लीजिए यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, सब जगह तारा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सबको वह खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो यही है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ब्लैक होल तारों का अंत जो होता है उसको कहते हैं, तारों का अंत भी ब्लैक होल के रूप में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना या 1.44 गुना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जब तारा समाप्त होने लगेगा तो अगर सूरज के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा, अगर वह 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा बनेगा। तो यह डिसाइड किसने किया, तो यह चंद्रशेखर ने किया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये जो 1.44 है इसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है, ठीक है। जब वह लाल दानव बन जाता है तो उसका चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है कि वह श्वेत वामन बनेगा, अगर छोटा है तो श्वेत वामन बनेगा, अगर बड़ा है तो अभिनव तारा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जितना भी हम आपको बता रहे हैं राउंड कर करके, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही सब सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे फैक्चुअल सवाल पूछा गया तो जितना समझ वाला चीज़ है वो हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है उसको आप नोट कीजिए या आप बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। हम कोशिश तो यही है कि उसको जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन देखते हैं कितना समय लगेगा, क्योंकि पहले हम इस तरह का कुछ काम किए नहीं है कि क्विक रिविज़न कितने देर में होता है, और यहाँ पर हम क्विक रिवीजन भी करवा रहे हैं तो थोड़ा सोच रहे हैं कि समझाते हुए चले। चलिए, तो यह एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो किसके साथ मिला था, W.A. फाउलर के साथ। तो नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में W.A. फाउलर ने के साथ, ठीक है। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जब लाल दानव का आकार जो होता है वह, जब लाल दानव बनता है कोई भी तारा तो उसका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तो वह अपने समीप 4 ग्रहों को जला देगा। तो जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह क्या करेगा, अपने समीप 4 ग्रहों को जला देगा, ठीक है। उसके बाद तो यह कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं व्हाइट होल क्या होता है, ठीक है। ब्लैक होल तो हम लोग समझ गए, व्हाइट होल क्या होता है। तो व्हाइट होल एक बस परिकल्पना है, ठीक है। यह माना गया है कि सभी प्रकाश जो है वह एक ही बिंदु से आ रहे हैं, ठीक है। सारे प्रकाश जो है वह एक ही बिंदु से आ रहे हैं, यह मानना है। आकाशगंगा, गैलेक्सी, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि गैलेक्सी के बारे में, तो वह क्या है, बहुत सारा ब्रह्मांड में एक बहुत सारा तारा का समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। इस बारे में आप लोग बहुत पहले भी जानते होंगे, इतना नॉलेज तो होगा आप लोगों को। तो आकाशगंगा का आकार जो होता है वह कैसा होता है, सर्पीला होता है, ठीक है। सर्पीला किसको कहते हैं, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, इसको सर्पीला आकार कहते हैं। तो आकाशगंगा का आकार सर्पीला होता है। तारे इस सर्पीलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। तो हम बताए थे आपको कि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जब वह छोटा रहता है तब, जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वह करीब आते जाएगा, इधर 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 आते जाएगा, ठीक है। अभी सूरज भी इधर ही है, मतलब यहाँ पर किनारे में, ठीक है। तो वह किनारे में पड़ा।
तो देखते हैं, ये तारे सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं, जैसे 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 तारों की आयु बढ़ती जाती है, जैसे कि हम बताएं कि तारों की आयु बढ़ती जाएगी, वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। यहाँ पर तारा है, जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पर अंत में ब्लैक होल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। जरूर याद रखिएगा, आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है, तो वह बीच का भाग को ही तो क्या कहा जाता है? ब्लैक होल, उसमें भी वहीं पाया जाता है और उसको बल्ज कहते हैं। चलिए, बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है, जाहिर सी बात है, सारा ब्लैक होल जो है वह सारे तारों को आपस में खींच लिया है और जैसे जैसे आयु कम होने पे वह बीच में चला ही जाता है। ठीक है, तो वहाँ तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले, तो याद रखिएगा 12 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर पावर देना भूल गया है, तो आप 12 बिलियन वर्ष याद रखिए। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग आकाशगंगा पढ़ रहे थे, आकाशगंगा क्या होता है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा कितनी है? 100 अरब आकाशगंगा है और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो याद रखिएगा कि आकाशगंगा कितना है? 100 अरब है और उस हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, ये फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हर्सेल ने 1805 में बताया, हर्सेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य, अन्य ग्रह आकाशगंगा के एक अंश मात्र हैं। तो क्या बताया उसने? पृथ्वी हो, सूर्य हो और जितने भी अन्य ग्रह हैं वह सब क्या है? आकाशगंगा के एक अंश मात्र हैं। ठीक है, चलिए, तो यह किसने बताया था? 1805 में हर्सल ने बताया था। हर्षल ने बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब 3 आकाशगंगा कौन कौन से हुए? जैसे मान लीजिए कि यह एक आकाशगंगा है, यह एक आकाशगंगा है, यह एक आकाशगंगा है, इन तीनों को क्या कहा जाएगा? सुपर क्लस्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया सुपर क्लस्टर। हम लोग देखते हैं कि, चलिए, सुपर क्लस्टर, हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उनमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। तो हम लोग जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं, हम लोग भी किसी ना किसी सुपर क्लस्टर में रहते होंगे, तो उसको क्या, वह भी 3 आकाशगंगा से बना हुआ है। और उसमें कौन कौन सा आकाशगंगा है यह याद रखिए। पहला मंदाकिनी, देवयानी और NGC-M33। ये याद नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा, NGC-M33। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवयानी, देवयानी को एंड्रोमेटा भी कहते हैं, याद रखिएगा, देवयानी एंड्रोमेटा। ठीक है, एंड्रोमेटा, यह सबसे करीब आकाशगंगा, यह सबसे करीबी आकाशगंगा है, यानी कि हमारे आकाशगंगा से सबसे करीबी है। हमारा आकाशगंगा कौन सा है? मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी से सबसे करीबी कौन सा है? देवयानी। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन दूरी, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, और मंदाकिनी हम लोगों का आकाशगंगा है। मंदाकिनी के सबसे नज़दीक कौन सा है? देवयानी। ठीक है, जो कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आगे देखते हैं, उससे दूसरा निकटतम कौन सा है? दूसरा निकटतम है NGC-M33। यह दूसरा निकटतम है। पहला देवयानी था, उसके बाद NGC-M33। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो सूर्य जिसमें है उसको मंदाकिनी कहते हैं, और मंदाकिनी से सबसे निकट कौन सा है? ये देवयानी है, और ये मान लेते हैं कि NGC-M33 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंदाकिनी, हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो इसको मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, सबका एक ही नाम है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार आकार ऐसा होता है, तो मंदाकिनी का आकार भी सर्पिलाकार है। ठीक है, ओरियन नेबुला मंदाकिनी, याद रखिएगा, ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र है।
तो सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है मंदाकिनी का? तो यह ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला जो जगह है वह सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र है मंदाकिनी का। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है, इसके 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे मतलब कि जो आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा तक का 3 घूर्णनशील भुजा होता है। ठीक है, जैसे कि यह आकाशगंगा है, इसका 3 घूर्णनशील, एक तो यहाँ पर हो जाएगा घूर्णनशील भुजा, फिर यहाँ पर हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। नए तारे भुजा पर रहते हैं तो सूर्य की बाहरी भुजा पर रहते हैं। ठीक है, यानी नया तारा जो रहेगा वह सूर्य के बाहरी भुजा पर रहेगा। जैसा कि हम बार बार इस बात को बताएंगे कि जैसे यह है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो नया तारा जो रहेगा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य भी यहीं पर है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो वह मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं, यानी बीच 3 भुजा बनाए थे उसमें मध्य वाला भुजा में। ठीक है, जब तारे अंतिम अवस्था में होते हैं तो वह अपनी केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी उसका भी क्या है, एक रूट है, और वह जब युवा अवस्था में रहता है तो किनारे रहता है, और युवा नहीं मतलब जब छोटा रहता है तो वह किनारे में, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बूढ़ा होते जाता है तो वह बीच में चला जाता है। ठीक है, चलिए, तारे जब अपने अंतिम अवस्था में, मंदाकिनी का केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। तो वह तो किसी भी आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। बल्ज में क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन, यानी श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। तो ये छोटा छोटा होता है, काला वामन, श्वेत वामन, इन सब कुछ खींच लेता है। ठीक है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है, यानी तारों का जो अंत कहाँ होता है उसको ब्लैक होल में होता है। ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? जहाँ पर किसी भी चीज़ का अंत हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ज़रूर याद रखिएगा कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था, ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो सूर्य क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक ऐसे घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे होगा। तो सूर्य जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। मंदाकिनी की है आकाशगंगा है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वह कैसे चक्कर लगाता है? वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है, उसे पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि यह अगर मंदाकिनी है तो सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में, यह पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लगता है 2500 करोड़ वर्ष। ठीक है, 2500 करोड़ वर्ष लगता है इसको। ठीक है, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड और 25 करोड़ वर्ष लग जाता है इसको पूरा आकाशगंगा का चक्कर लगाने में, यानी मंदाकिनी का चक्कर लगाने में। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य का सबसे करीबी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सब 1 लाइनर फैक्ट्स है और आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है हालांकि, पर हम लोग अभी बीपीएससी को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई देखिए ज्योग्राफी, कोई बीपीएससी और जो नॉर्मल एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग होता है, रेलवे के लिए अलग। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन सीरीज है ये। तो सूर्य का सबसे करीबी तारा होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे देखते हैं तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। तारामंडल क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा, यहाँ, तो इस तरीके से तारों को ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस विशेष आकृति, यह जो आकृति है जो सूर्य के थोड़े दूरी पर रहता है, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को, यानी सूर्य है, सूर्य के से थोड़ा दूरी पर स्थित है, उसके समूह से बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। कितने हैं? 88 है। तारामंडल पूछेगा तो 88 तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। याद रखिएगा, सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है और सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखिएगा। ध्रुव तारा क्या होता है? ठीक है, ध्रुव तारा क्या होता है? यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे यह तारा होता है। ठीक है, इसलिए मतलब ध्रुव तारा, इसीलिए इसको कहते हैं पोलर स्टार। और यह कहाँ पर होता है? उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे होता है और यह हमेशा
उत्तर दिशा का सूचक होता है। यानी कि जब आप भटक जाएंगे और आपके पास कोई कंपास नहीं होगा तो आप ध्रुव तारा देख के पहचान सकते हैं कि अच्छा इधर उत्तर है। तो यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी, लिटिल बियर तारा समूह। तारा समूह क्या है? तारामंडल, ठीक है। लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका उपयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक कहते थे, ठीक है। यह क्या है? इसको दिशा सूचक भी कहते थे। आगे देखते हैं साइरस डे स्टार। यह सबसे चमकीला तारा, इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। तो यह साइरस क्या है? डे स्टार है, यह सबसे चमकीला तारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइरस जो है वह चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, ठीक है, साइरस। हैटर तारामंडल। तो तारामंडल देखते हैं, तो हैटर तारामंडल यह शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहते हैं। तो यह शिकारी की तरह दिखता है इसलिए इसे हैटर, ठीक है, हंटर या हंटर लिखना चाहिए, हंटर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अनुस्वार देना भूल गया, तो हंटर तारामंडल, ठीक है। यह इसे मृग भी कहा जाता है। इसके बीच तारों का अधिक संख्या है, जिसे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ये जो साइरस तारा हम लोग पढ़ रहे थे, यह हंटर तारामंडल के ही दक्षिण पश्चिम में होता है। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो देखिए, हंटर तारा जो होता है वह ऐसा टाइप का, थोड़ा सा ऐसे दिखता है जैसे कि इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का दिखेगा। और यहाँ पर इस टाइप का ऐसे करके रहेगा तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ इस तरीके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा तारा है और इसके दक्षिण पश्चिम में एक तारा होता है, ठीक है, यहाँ पर। और यही होता है साइरस तारा। ये दक्षिण पश्चिम है ना, देखिए दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर होता है साइरस तारा, ठीक है। तो इसी को यह सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। इसको डे स्टार भी कहते हैं। चलिए, तो हंटर तारा के बारे में हम लोग समझ लिए। और इसको मृग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मृग भी कहते हैं। यह शिकारी की तरह दिखता है, देखे ही थे, आगे तीर था, आदमी बना हुआ था, उस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग फोटो वोटो उतना नहीं देखने वाले हैं। चलिए, वृहद सप्तऋषि क्या होता है? वृहद सप्तऋषि, ठीक है। तो वृहद सप्तऋषि बेसिकली उसरा मेजर, उसरा माइनर। बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह होता है। यह 7 तारों का समूह जिसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित होता है, ठीक है। तो एक मान लीजिए यह 7 तारों का समूह कैसा होगा? और लघु सप्तऋषि भी वही है, वह 7 तारों को वह भी समूह है, ठीक है। और सप्तऋषि के उल्टे आकार, 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे सप्तऋषि बना दें, अगर हम गलत नहीं बना रहे होंगे तो मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है। तो 7 तारा हो गया, यह ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो यह क्या हो गया? यह एक वृहद सप्तऋषि हो गया। छोटा कैसे? लघु सप्तऋषि इसी का छोटा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरीके से कैसे बनेगा? ये यहाँ पर छोटा बना देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये छोटा बन गया। छोटा वाला ऊपर रहता है और बड़ा वाला जो रहता है, मान लीजिए ये बड़ा वाला है बृहद सप्तऋषि, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ध्रुव तारा रहता है, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव तारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, यह 7 तारों का समूह है, इसके ठीक ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे ध्रुव तारा कहाँ पर था? ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3। तो यह ठीक ऊपर का तारा है, ये वाला इसका, और इसी के ठीक ऊपर जो होता है यहाँ पर ध्रुव तारा होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि क्या है। दोनों के सहयोग से क्या होता है? ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। ध्रुव तारा को दोनों के सहयोग से ढूंढा जा सकता है। चलिए, अब हम लोग, हाँ, तो आगे है नक्षत्र, ठीक है। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो सूर्य के तारों के समीप तारों को नक्षत्र कहते हैं। मतलब सूर्य के जो समीप रहता है, मान लीजिए यह सूर्य है, तो यहाँ पर नक्षत्र होगा, ठीक है। ये सब नक्षत्र, यहाँ तारामंडल होगा, ठीक है। तारामंडल थोड़ा दूर था, ये नक्षत्र है ये वाला, और यह क्या है? तारामंडल है। चलिए, तो नक्षत्र क्या है? सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो वह भी जो नक्षत्र भी जो रहता है वह तारों का समूह रहता है। जैसे तारामंडल भी तारों का समूह था, उसी तरह नक्षत्र भी क्या है? वह तारों का समूह है। तो जैसे यह सूर्य है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, यह सब भी तारों का समूह है, ठीक है। और यह कितना है? 27 है, 27 है, 27, ठीक है।
और इस यहाँ पर तारामंडल, यह भी तारों का समूह है लेकिन सूर्य से थोड़ा दूर है। यह कितना है? 88 है। दोनों याद रखिएगा। नक्षत्र कितना है? तो नक्षत्र जो है, पहले तो तारों के सूर्य के जो समीप जो तारा रहता है, तारों का समूह, उसको नक्षत्र कहते हैं। और 27 है। और सूर्य से थोड़ा दूर जो रहता है उसको तारामंडल कहते हैं। और यह 88 है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ भारतीय मनीषियों के द्वारा यह 28 कहा जाता है कि 28 है। तो एग्ज़ाम में आपको 27 ही लगाना, नहीं रहे तो 28 लगा दीजिएगा। चलिए सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? वह एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यह नक्षत्र है। ठीक है, बहुत सारा है। तो यह 2.25 यानी कि सूर्य जो होगा यहाँ से चलना शुरू करेगा तो वह यहाँ तक पहुँच जाएगा। 2.25 तो इतना ही होगा। तो सूर्य यहाँ पर पहुँच जाएगा कितना दिन में? एक महीने में। ठीक है, एक महीने में वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यह याद रखिएगा कि एक महीने में वह 2.25 नक्षत्र को पार कर जाता है। भारतीय ज्योतिषियों पर इसका प्रभाव देखा जाता है। तो आप जानते होंगे कि वह नक्षत्र, राहु केतु, पता नहीं क्या क्या, तो ज्योतिषी लोग करते रहते हैं। बहुत बार आप लोग जानते होंगे इन सब बारे में। कुछ प्रमुख नक्षत्र के नाम। ठीक है, तो चित्रा, हस्ता, विशाखा, ये सब याद रखिएगा। चित्रा, हस्ता, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी। तो ये सब हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, वैसे तो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन लेट से अगर पूछ लिया तो। चित्रा, हस्ता तो एक दो जगह क्वेश्चन में देखा भी गया है। चित्रा, हस्ता नहीं, चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी। तो एक दो बार आप याद पढ़ लीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है? तो यह सबसे पहले तो बेल्जियम के एक पादरी थे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह बेल्जियम के जो पादरी थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेरे ने महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बेल्जियम के पादरी थे और जॉर्ज लेमेंतेरे ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत दिए थे। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में एक महाविस्फोट, यानी कि एक अति उच्च घनत्व का एक तारा था, इसमें विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण, कई जो आवेशित मतलब चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा का निर्माण हुआ। इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना भी प्रारंभ हुई। इसी समय से स्पेस का भी निर्माण हुआ और समय की गणना भी हुई। कण आपस में संकेंद्रित होते गए। कण क्या हुआ? आपस में संकेंद्रित होते गए। जैसे कि हम बताए थे कि पहले क्या होता है, कण आपस में संकेंद्रित होते गए और तारों का निर्माण करनी है। ठीक है, तो पहले यह विरल अवस्था में था, विरल गैस के रूप में। तारों का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यह विरल गैस के बारे में जैसा था, और उसके बाद धीरे धीरे संकेंद्रित होते होते वह तारों का निर्माण कर लिया। ठीक है, कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए। जब तारा बन गया तो बहुत सारा तारा मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए। 3 आकाशगंगा बना तो फिर वह सुपर क्लस्टर बन गया। हम लोग तो सुपर क्लस्टर के बारे में देखे थे, 3 आकाशगंगा होता है, कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनता गया। तो ब्रह्मांड कैसे बना? बहुत सारा सुपर क्लस्टर मिला के। ठीक है, सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर सुपर क्लस्टर। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरबीन। तो पहले ये हब्बल वैज्ञानिक के बारे में ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है वो किसने बताया था? तो हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो उस दूरदर्शी मतलब दूरबीन का क्या नाम था? हब्बस नामक दूरदर्शी से यह विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। तो यह आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही थी। तो कैसे पता चल रहा था कि दूरी बढ़ रही थी? तो यह इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आकाश जो होता है वह धीरे धीरे अगर लाल होता जाए, अगर कोई शुरुआती स्टार अगर आप देखेंगे तो वह कैसा होता है? वह ब्लू टाइप का दिख रहा होता है अगर आप नज़दीक से देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद देख रहे थे कि वह रेड में बदलते जा रहा था, रेड होता जा रहा था तारा। तो इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ब्लू लाइट होता है एक समय के बाद जब दूर से कोई किरण आ रहा हो तो ब्लू लाइट जो होता है वह इतना ज़्यादा विस्तारित हो जाता है कि ब्लू लाइट हम लोगों को दिखता नहीं है। उसके बाद केवल रेड लाइट हम लोगों को दिखता है। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर जा रही है तो वह क्या दिखेगा, और उसमें से प्रकाश का किरण आ रहा है, यानी सारा तरह का किरण आ रहा है, तो वह रेड लाइट ही दिखेगा, क्योंकि रेड लाइट का जो होता है वह बहुत दूर तक जाता है। ठीक है,
चलिए, तो उन्होंने इसी से बताया था कि जो ब्लू तारा था अब वह लाल होता जा रहा है, यानी कि जो ब्लू कलर है वह इतना विस्तारित हो गया। क्यों विस्तारित हो गया? क्योंकि वह दूर चला गया है तारा, ठीक है। तो इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रेड शिफ्ट यूट्यूब पे डालिए और सर्च कर लीजिए, ठीक है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बीपीएससी का एग्जाम जो है बहुत लॉजिकल एग्जाम होने लगा है। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी विस्तार से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति जो इसे खींच रही है, अतः जब तक यह शक्ति समाप्त होगी तो पुनः ब्रह्मांड सिकुड़न चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। यानी वह कह रहा है कि कोई ऐसी शक्ति है, जैसे यह यहाँ पर ब्रह्मांड जो है यह ब्लैक होल है, ये टूट गया, ठीक है। टूट गया, अब कैसा हो गया? मान लो ऐसे ऐसे टूट गया बहुत सारे भागों में, ठीक है। अब यह तो अभी पास में है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति होगी जो इसको दूर कर रही होगी, ठीक है, दूर कर रही हो। मान लीजिए ऐसे ऐसे, अब कैसे हो गया? ऐसे ऐसे दूर हो गया। तो कोई तो शक्ति होगी जो इसको दूर कर रही होगी, ठीक है। तो वह बता रही है कि जब वो शक्ति समाप्त हो जाएगा तो फिर से ब्रह्मांड जो है पुनः सिकुड़ जाएगा। जब वो शक्ति समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? पुनः समाप्त हो जाएगा। जैसे आप कोई गार्डर लेते हैं, रबड़ लेते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है, एक टाइम तक आप फैलाते जाते हैं, उस पर जोर लगाते जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि अगर आप उसको छोड़ दें, शक्ति लगाना बंद कर दें, तो फिर से सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। जिसे क्या कहेंगे? सुपर क्रंच कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सुपर क्रंच क्या है, तो जब सिकुड़ कर ब्रह्मांड जो है अपनी अवस्था में पहुंच जाए तो उसको क्या कहेंगे? सुपर क्रंच कहेंगे। आगे देखते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहा जाता है। यानी सूर्य, आपको पता ही है, सूर्य और उसके आसपास जो ग्रह हैं या छोटे मोटे ग्रह जो भी हैं, उल्का पिंड, उल्का फुल्का, वो सब चीज़ सब मिला जाएगा कि किसको, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, तो सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। तो हम लोग उत्पत्ति यानी कि सौर मंडल की किस तरह से उत्पत्ति हुई उस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कई लोगों का सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को जरूर याद रखिएगा। इस तरह का सिद्धांत से सवाल जरूर बनता है, ठीक है। मोनो स्टार, ठीक है, तो पहले मोनो स्टार सिद्धांत दिया गया। चलिए, मोनो स्टार सिद्धांत। मोनो स्टार क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो मोनो स्टार सिद्धांत यानी कि एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के एक ही टुकड़े से हुआ। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो सौर मंडल, जो पूरा का पूरा सौर मंडल बना है, यह सूर्य के एक ही टुकड़े से हुआ है, ठीक है। हालांकि यह गलत सिद्धांत है, इसको गलत प्रूफ कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है, पूछा जाता है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया था। इन दोनों विद्वानों का नाम याद रखिएगा कि कौन दिया था और क्या दिया था, ठीक है। तो पहला विद्वान था कांट। इस कांट महोदय का नाम याद रखिएगा। यह गैसीय सिद्धांत दिया था। क्या बोला था इसने? इसके अनुसार सूर्य की घूर्णन गति के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। यह कांट महोदय ने क्या कहा कि मान लो जो यह सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के घूर्णन गति के कारण, इस सूर्य के पास बहुत सारा गैस वैस है, हवा है, ठीक है, बहुत कुछ है जो भी है। तो यह क्या कह रहा है कि सूर्य जब घूर्णन कर रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, तो इससे क्या होगा? यह ठंडा होगा। तो घूमने से क्या होता है? कुछ चीज़ अलग हो गया, इससे अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ अलग अलग होके और यहाँ पर ठंडा हो गया और इसी से ग्रह बन गया है, ठीक है। तो यह कांट ने कहा था। आगे देखते हैं। निहारिका सिद्धांत यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यह किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। यह नाम जरूर याद रखिएगा। पहला जो गैसीय सिद्धांत था वह कांट ने दिया था। निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडा हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग भाग से ग्रह का निर्माण हुआ। यह निहारिका सिद्धांत यानी लाप्लास क्या कह रहा है कि यह सूर्य है और सूर्य के अंदर का भाग बहुत ही गर्म है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और बाहर का भाग जो है वह ठंडा हो गया। तो ठंडा हो गया, इसके कारण यह निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ अंदर का भाग जो है वह बहुत ही गर्म है, यहाँ निकल गया और इसी से
सूरज बन गया, सॉरी बाकी सब ग्रह बन गया, या बाकी जो भी सौर मंडल में बाकी जितना भी चीज़ है वो उसी से बना है, ठीक है। ग्रहों का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। इन दोनों के सिद्धांतों को क्या बोला गया, इन दोनों के सिद्धांतों को गलत प्रूफ कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सूर्य से बना है, मान लीजिए कोई ग्रह है वह सूर्य से बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें सूर्य का कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। यानी सूर्य जिस चीज़ से बना हुआ है वही उसी चीज़ से बाकी पृथ्वी, बुध, शुक्र यह सब भी बना हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी संरचना, सूर्य की संरचना और ग्रहों की संरचना अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं, डुअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है, ठीक है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। तो एक पहले हम लोग मोनो स्टार देख लिए, अब यहाँ पर डुअल स्टार थ्योरी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो तारा के कारण, ठीक है, यानी एक तारा इधर है, एक तारा इधर है। देखते हैं कैसे। पहला वैज्ञानिक है वह है चैम्बरलिन, ठीक है, चैम्बरलिन है। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यह आदमी क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यह पहला आदमी था चैम्बरलिन, ठीक है। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा कि यहाँ पर 2 तारा है, एक तारा यहाँ पर, एक तारा यहाँ पर, ठीक है। यह जो तारा है सूर्य जो है, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरी भाग, यह जो तारा है यह बड़ा सा तारा है, यह तो सूरज है, ठीक है। यह जो बड़ा सा तारा है, इसी के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ चीज़ सूर्य में से निकल गया, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ निकल गया, इसके गुरुत्वाकर्षण, इस वाले के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कुछ चीज़ निकल गया और इसी से फिर ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। यह इन लोगों का कहना था। लेकिन बात वही है कि अगर सूर्य से ही टूटकर बना है तो इसी का कंपोनेंट इसमें मिलना चाहिए, लेकिन इस सूर्य और ग्रहों की संरचना अलग अलग है। और दूसरा, इसमें और एक सवाल पूछ लिया गया कि भाई ये वाला जो तारा था ये कहाँ चला गया, ठीक है। तो यह भी गलत प्रूफ कर दिया गया। आगे देखते हैं, चैम्बरलिन के बाद जीन्स जो है वह क्या बोल रहे हैं। जीन्स के अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो वह बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। यह भी जीन्स में वही बात कह रहा है कि सूर्य के बगल में एक बहुत बड़ा तारा था और इसी ने गुरुत्वाकर्षण लगाया, इसमें से बहुत सारा चीज़ निकल गया और इससे ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि चैम्बरलिन और जीन्स में क्या अंतर है, मतलब दोनों ने क्या बताया। तो चैम्बरलिन जो था वह बताया कि एक यहाँ तारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, एक यहाँ पर सूर्य नहीं, ये कोई तारा है, ठीक है। तारा को हम थोड़ा तारा जैसा बना देते हैं और ये इसने लगाया गुरुत्वाकर्षण से कुछ कण टूट गया, ठीक है। और यही फिर क्या बन गया, यह बन गया ग्रह बन गया, ठीक है। लेकिन यह चैम्बरलिन ने बताया था। जीन्स ने क्या बताया, जीन्स को देखते हैं। जीन्स ने बताया कि मान लीजिए कि यह सूरज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एक तारा है, ठीक है। तारे से, इससे सूरज से एक भाग पूरा निकल गया। मान लीजिए यह एक भाग पूरा निकल गया। कैसे भाग निकलेगा हम दिखा देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से भाग निकल गया, पूरा एक भाग, ठीक है। और यही फिर बाद में टूट के क्या हो गया, बहुत सारा ग्रह बन गया। तो चैम्बरलिन ने बताया था कि किस तरीके से टूटा है। चैम्बरलिन ने बताया था कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, ठीक है। लेकिन जीन्स ने क्या बताया, जीन्स ने बताया कि यह पूरा एक भाग ही टूट गया है, ठीक है। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में बहुत विस्तार से क्वेश्चन पूछे तो आपको काम आएगा। तो दोनों का ही गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि भाई इसका कंपोनेंट, यानी यह ग्रहों का कंपोनेंट और सूरज की जो संरचना है, दोनों का संरचना जो है अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। अगर सूरज से कोई चीज़ टूटेगा तो सूरज के, मतलब जो चीज़ सूरज में है वह चीज़ उसमें भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का मून जो है वह पृथ्वी से ही टूटकर बना हुआ है, तो पृथ्वी और मून दोनों का ही जो संरचना है दोनों समान है। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। चलिए, तो यही हम लोग पढ़े, आगे देखते हैं। अब देखते हैं डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे से हुआ है। सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे से हुआ है। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के
अतिरिक्त 2 तारे थे। इसमें एक तारा में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वह सूर्य के समीप आ गया और दूसरे ग्रह का निर्माण हुआ और उससे ग्रहों का निर्माण, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। तो यह जो आदमी है, ये पहले तो कौन है इसको याद रखिए, जिसने यह सिद्धांत दिया है। सबसे पहले तो यह जो इंसान है इसका नाम कहाँ भी हम लोग पढ़ें, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत लिलिटन ने, ठीक है, यह लिलिटन जरूर याद रखिएगा। यह जो डबल स्टार थ्योरी है वो लिलिटन ने दिया था। क्या दिया था सिद्धांत में, यह देखिए। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर भी एक स्टार है, ठीक है, गोल बना देते हैं, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है कि यह जो स्टार है, यह वाला स्टार, ठीक है, यह जो स्टार है यह टूट गया, इसमें विस्फोट हो गया, ठीक है, यह विस्फोट हो गया। चलिए, तो यह विस्फोट हो गया, यहाँ पर यह जो तारा है वो वैसे को वैसे है, यह जो तारा है इसमें विस्फोट हो गया, विस्फोट हुआ तो यह कैसा हो गया, यह टूट गया, ठीक है, टूट गया। और जो सूर्य था, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अरेंज हो गया, ठीक है, अरेंज हो गया, ठीक, अरेंज हो गया अपने तरीके से। और यह जो दूसरा वाला तारा है, यह जो दूसरा वाला, यह ब्लैक होल में मिल गया, ठीक है, ये यहाँ जाके ब्लैक होल बीच में होगा, आकाशगंगा है, आकाशगंगा के बीच में ब्लैक होल होगा, ये जाके उसमें मिल गया, ठीक है। तो दोनों तारा खत्म हो गया। और अब यह सिद्धांत जो है वो प्रूफ हो गया कि हाँ सही है। क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि देखिए यह जो सूर्य है, ठीक है, और ग्रह जो है, ग्रह का कंपोनेंट अलग है, यानी कि इसमें जो संरचना है दोनों की अलग अलग है। तो वह अलग संरचना कहाँ से आया होगा, यह जो तारा फूटा था उसी का संरचना होगा, ठीक है। और ये तारा फूट के तो खत्म हो गया, तो इसे आप मैच भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा तारा जो था वह जो ब्लैक होल में मिल गया, तो आप दूसरा तारा भी नहीं खोज सकते हैं। जैसे पिछला थ्योरी में क्या था कि सब कोई बोल रहा था कि तारा कहाँ है, जो दो तारा सिद्धांत था, तो एक तारा यहाँ है, एक तारा यहाँ पर है, एक तारा यहाँ पर भी है। तो दोनों अगर गुरुत्वाकर्षण से, मान लीजिए इसी के गुरुत्वाकर्षण से ग्रह बना है, तो यह तारा कहाँ गया, यह तारा होना चाहिए ना, तो यह तारा है ही नहीं। तो यह जो डबल स्टार थ्योरी है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि यह तारा है, यहाँ पर विस्फोट हुआ, इसी में विस्फोट हुआ जिसके कारण यह टूट गया। तो यह तो टूट के विस्फोट हो गया, तो यह तो बचा ही नहीं। और यह वाला जो था यह ब्लैक होल में जाके मिल गया, तो कोई तारा है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रहों के स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। तो वह क्या कह रहा है कि वह जो विस्फोट हुआ था उस तारे में उसी के स्वरूप है अभी जितना भी ग्रह बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो देख, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे का रिवीजन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।